जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से इनसाइट एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लासेस चालू की जा रही हैं। इसमें एमपी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है उसको पूरा कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास हमको पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है, इतिहास होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद चालू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा के तौर पे देखें तो इतिहास समाज या राष्ट्र को एक पहचान देता है। यह एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम क्या कर सकें, अस्वीकार कर सकें। इससे हमारे क्या है, समाज को, राष्ट्र को एक पहचान मिलती है। इससे हमारी क्या है, एक पहचान स्थापित होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी किसी परिस्थिति में नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, इतिहास का अर्थ केवल राजाओं या राजवंशों से संबंधित तिथियों और घटनाओं का वर्णन नहीं होता। मतलब इतिहास इनसे एक बड़ी चीज़ है। इतिहास का सिर्फ एक अंग क्या होता है, राजाओं और राजवंशों का क्या पढ़ना, हमको उनका इतिहास पढ़ना। उसके कई सारे आयाम होते हैं जिसमें हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, हम हमारी सभ्यताओं को जानते हैं, कैसे टाइम पीरियड में मानव का उद्भव हुआ। ठीक है, कैसे मानव का विकास हुआ। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो क्रमिक अध्ययन किया जाता है, हमारी जो भूतकाल की घटनाएं हैं उनका जो क्रमिक अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ समाज और लोगों की समग्र व्यक्तित्व को आकार देने वाले विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने से होता है। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि इतिहास क्या होता है, सभ्यताओं, संस्कृतियों, व्यक्तियों, समाज, मानव, इन सब के क्रमिक विकास का क्या होता है, एक अध्ययन होता है। ठीक है, उसके विभिन्न पहलुओं को उसमें कवर किया जाता है। तो ये तो इतिहास हो गया। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों होती पढ़ने की। तो यह जानने के लिए कि मानव अस्तित्व में इसके लिए आवश्यक अन्य साधनों की शुरुआत कैसे हुई। मतलब इस धरती पर मानव का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, इस धरती पर मानव का उद्भव कैसे हुआ, इस धरती पर मानव के उद्भव के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। दूसरा, कृषि की शुरुआत कैसे हुई। हमारे यहाँ पर धरती में कृषि का विकास कैसे हुआ, कृषि के विकास में पहले किन चीज़ों को बोया जाता था, गेहूँ, चावल, जौ, बाद में किन चीज़ों का बुआई चालू हुई, सिंचाई की पद्धतियाँ कैसे विकसित हुई। ठीक है, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारे आदि मानवों ने धातु का उपयोग कब शुरू किया और उन्होंने कताई, बुनाई, धातु आदि का विकास कैसे किया, इस चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर जो आदि मानव आए, फिर बाद में अगली पीढ़ियाँ आती गईं, तो इन सभी के टाइम पीरियड में किस किस टाइम पीरियड में किस किस धातु का प्रयोग हुआ। जैसे पहले क्या हुआ, तांबे का प्रयोग होता था, कांसे का प्रयोग होता था, फिर लौह का प्रयोग चालू हुआ। ठीक है, फिर लौह में भी प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, ऐसी चीज़ें आती जाती हैं। वहाँ पे फिर कॉटन का उत्पादन चालू हो गया, कॉटन का प्रयोग कैसे हुआ, कताई बुनाई कैसे हुई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई। हमारे इतिहास से एक चीज़ क्या पता चलती है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई। मतलब कि कैसे कैसे कौन कौन सा राजवंश आता गया। ठीक है, जैसे हम अध्ययन करेंगे देखेंगे, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई तो उसमें किस प्रकार का प्रशासन था। आगे चल करके वैदिक सभ्यता आती है तो उसमें किस प्रकार का प्रशासन होता है। मौर्य काल आता है, गुप्त काल आता है। ये पूरा जो इतिहास है, इस ऐतिहासिक टाइम पीरियड में हम देखें किन किन राजवंशों का विकास हुआ, उन राजवंशों में किस प्रकार की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा साहित्य, शहरी जीवन, विज्ञान और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को भी वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और आज इतिहास का क्या प्रभाव नज़र आता है, इस चीज़ को देखना। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई, उन ऐतिहासिक घटनाओं का आज की तारीख में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में हुए नगरीकरण का आज की तारीख में हम कैसा प्रतिबिंब पाते हैं, क्या वो ऐसा नगरीकरण आज भी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होते थे, अत्याधुनिक शहर बनाए गए, ठीक है, व्यवस्थाएं बनाई गई सिंधु घाटी के नगरों में। वैसी व्यवस्था आजकल हम, हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन चलता है उसके माध्यम से विकसित कर रहे हैं शहरों में। ठीक है, तो इन चीज़ों की सिमिलरिटीज हम देखेंगे, उस समय का प्रभाव आज पे कहाँ दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में जो पूजा पद्धति अपनाई गई, ठीक है, उन सभी चीज़ों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती है। फिर आता है अतीत में क्या गलतियाँ हुई और क्या सीखें मिली, इन चीज़ों को भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अतीत में मतलब भविष्य में हमने क्या गलतियाँ की, कैसे हमारा देश क्या हुआ, एक तरीके से बोलना चाहिए तो
विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में चला गया, कैसे हम युद्ध हारे, उनसे हमको सीखने को मिलता है। वैसी गलती हमसे दोबारा ना हो, इस चीज़ का हमको क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। और आज हम उनमें सुधार कैसे करें, इस चीज़ के लिए भी इतिहास के विभिन्न आयामों का अध्ययन आवश्यक होता है। ये हमने देखा कि इतिहास क्या है और उसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखते हैं इतिहास का एक मोटा मोटा जो विभाजन है हमारे देश में, भारत में, उसको। तो अगर इतिहास को कालखंडों में देखें तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, सिर्फ क्या है, आपके साक्ष्य मिले हुए हैं कुछ, ठीक है। कौन से साक्ष्य? गुफा संबंधित साक्ष्य, कहीं आपके पत्थरों में कुछ अभिलेख संबंधी साक्ष्य, इस प्रकार के आपके क्या है, पेंटिंग वगैरह कहीं, तो ये साक्ष्य मिले हुए हैं। दूसरा है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब वो टाइम पीरियड इतिहास का जहाँ पर आपका कुछ ना कुछ लिखित इतिहास अवेलेबल है, ठीक है, स्रोत अवेलेबल है। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल के कालखंड को हम सामान्य तौर पर डिवाइड कर लेते हैं अपना मध्यकालीन और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इतिहास का कालखंड का विभाजन है। अब इसको देखते हैं हम सीधे, सबसे पहले आते हैं जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्ट्री का पीरियड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है वो, ठीक है। इसमें जो आता है पहला, वो है कि लिखित इतिहास के पहले कालखंड को क्या कहा गया है, लिखित इतिहास के पहले का कालखंड, ठीक है। मतलब लिखित इतिहास जहाँ से चालू होता है उसके पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो सब क्या कहलाता है, आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं होता था। जैसे आजकल क्या है, हम जो भी लिखते हैं, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी भाषा को क्या है, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषी हैं तो आप रोमन लिपि में लिखते हैं। उस समय के लोगों को लिपियों, अक्षरों, भाषा का ज्ञान नहीं होता था, ठीक है। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। मतलब हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि इन लोगों का इतिहास फिर कहाँ से पता चलता है, जब लिखित में कुछ भी नहीं है तो फिर पता कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, तो इनके द्वारा बनाई गई उस समय क्या है, कुछ पत्थरें हैं, कुछ गुफाएं हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, चित्रकारी, हड्डियों से औजार बनाए हुए हैं, पत्थरों से औजार बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। पाषाण काल का जो इतिहास होता है, स्टोन एज, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज, वो इसी के अंतर्गत क्या है, समाहित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। अगला आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड आता है आपका, है ना। तो यह उस कालखंड के इतिहास है जो ऐतिहासिक काल से पहले का है। मतलब जब लिपि और अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड आया, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं, कि जिसमें उस समय के निवासियों को भाषा, लिपि, अक्षर का ज्ञान था, उनने लिखा भी, पर हम अभी तक उसको क्या नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, उसका अनुवादन नहीं कर पाए हैं हम, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड हो गया, वो क्या कहलाता है, आपका आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास इसी के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग किया गया, उस लिपि को आज भी हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अनुवादित नहीं कर पाए हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित लिखित सामग्री क्या है, प्राप्त होती है, उसे पढ़ा जा सकता है। फिर वहाँ क्या है, महाजनपद काल से अब तक का कालखंड पूरा क्या है, आपका ऐतिहासिक कालखंड में समाहित किया जाता है, ठीक है। तो महाजनपद से लेकर के उसके बाद का जितना भी कालखंड है वो सब आपके इसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसका लिखित इतिहास उपलब्ध है। उस लिखित इतिहास को हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अनुवादित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा आपका इतिहास का वर्गीकरण है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, उसका वर्गीकरण जो है उसको देखते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का जो वर्गीकरण है, हमने पहले इसको डिस्कस किया था, तो इसके अंतर्गत जो मेन चीज आती है वो क्या है, आपका पाषाण काल, स्टोन एज। अब ये जो स्टोन एज है इसको खुद को ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। पहला क्या है, पाषाण काल, स्टोन एज। दूसरा क्या है आपका
ताम्र पाषाण काल, मतलब इस समय पाषाण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा था। और तीसरा आता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब यहाँ पे क्या है, पाषाण के साथ साथ कांस्य का भी प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल के खुद के 3 पार्ट हैं। वो क्या है, पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल में सबसे पहले का पीरियड, फिर मध्य पाषाण काल बीच का पीरियड, और नव पाषाण काल जिसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। नियोलिथिक, नियो मतलब क्या होता है नव, पाषाण, लिथिक मतलब क्या होता है पाषाण, तो नियोलिथिक एज है ना। अभी जो पूरा पाषाण काल है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसके क्या बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्ययुगीन। पाषाण काल के भी 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण के भी 3 भाग होते हैं, निम्न पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, अब चलते हैं पाषाण काल में। ठीक है, किसमें, पाषाण काल में। तो जो पाषाण काल हमने ऊपर डिस्कस किया, पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के टाइम बीच का टाइम पीरियड है। 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल में आता है, और उसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल, जो है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का है। और तीसरा आता है आपका नव पाषाण काल, जो 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। फिर आता है आपका दूसरा ताम्रपाषाण काल, प्रागैतिहासिक में दूसरा क्या है, ताम्रपाषाण, जो कि 2000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, और फिर आता है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है आपकी, हड़प्पा काल को कहा जाता है। तो ये क्या है आपका प्रागैतिहासिक काल। अब इनमें हम देखते हैं इन सबको डिटेल में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, जो सबसे पहले आता है वो है आपका पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में क्या काम किया जाता था, तो आखेटक और संग्राहक 2 काम होते थे, और शैलाश्रयों में क्या होता था, अधिवास होता था। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो जानवरों को शिकार करके उनको क्या करते थे, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता था। संग्रहण करते थे, मतलब जो आपका जंगली उत्पाद होते हैं उनका संग्रहण किया जाता था। और शैलाश्रयों, शैलाश्रय मतलब क्या होता है, ऐसा आश्रय, शैल मतलब क्या होता है गुफा, आश्रय मतलब क्या होता है निवास, तो गुफाओं में निवास किया जाता था। ठीक है, अब इसके 3 भाग हैं, जैसे कि निम्न पूरा, मध्य पूरा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल को क्या बोला जाता है, फलक संस्कृति बोलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है, हमने देखा था 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल, 1 लाख ईसा पूर्व के मध्य का काल था। ठीक है, ये क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल है, फलक संस्कृति का काल है। यहाँ पे जो मानव प्रजाति पाई जाती थी उसको क्या बोलते थे, निएंडरथल प्रजाति बोलते थे। आज जो मानव पाया जाता है, हम और आप जो हैं, वो कौन सी प्रजाति है मानवों की, होमोसेपियंस। कौन सी है, होमोसेपियंस। उस समय मानवों की जो प्रजाति पाई जा रही थी निम्न पूरा पाषाण काल में, वो क्या थी, निएंडरथल थी। यहाँ पे हथियारों में किसका प्रयोग किया जाता था, हस्त कुठार, विदारिठी और खंडक का। हस्त कुठार, विदारिठी और खंडक का, ये क्या होते हैं, पत्थरों से बनाए हुए क्या होते हैं, हथियार होते हैं। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य हमको नर्मदा घाटी में हथनौरा से मिले हैं, सोहन घाटी पाकिस्तान में वहाँ से मिले हैं, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, वहाँ से मिले हैं हमको। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको क्या बोलते हैं, शल्क संस्कृति बोलते हैं। ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है, जहाँ पे मानव जो पाया जाता था, मानव प्रजाति जो पाई जाती थी, उसको क्या बोलते थे, होमो इरेक्टस। क्या, होमो इरेक्टस। हथियार क्या होते थे, वेदनी, छेदनी, खुरचनी। क्या होते थे हथियार, वेदनी, छेदनी, खुरचनी। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नेवासा, गोदावरी नदी के तट पर नेवासा है घाटी, वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल जो कि आपका शल्क और फलक संस्कृति का क्या है,
मिश्रण है। उच्च पुरापाषाण काल आपके सल्क और फलक संस्कृति का मिश्रण है। यहाँ पर जो मानव पाया जाता था होमो सेपियंस पाया जाता था, जो आज है कौन सा, होमो सेपियंस। समय क्या है इसका, 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के मध्य का काल। 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है, जहाँ साक्ष्य कहाँ मिले आपके इसके, बेलन घाटी यूपी से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, आपका क्या हो गया पहले पुरापाषाण काल, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो चीज़ आती है उसका टाइम पीरियड कि 10,000 से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक के मध्य का काल है। इस चीज़ को हमने पहले भी देखा ऊपर। यहाँ पे भी आखेट और पशुपालन किया जाता था। यहाँ पे आखेट के साथ साथ क्या हो गया आपका, पशुपालन चालू हो गया। यहाँ पे नदी तट में अधिवास होता था, मतलब हमने पहले देखा पूरा पाषाण काल में अधिवास कहाँ होता था आपका, शैलाश्रयों में होता था। अब अधिवास कहाँ होने लग गया, नदी तट में होने लग गया। ठीक है, वहाँ पे वो झोपड़ियाँ बना के रहने लग गए। पशुपालन की शुरुआत हो गई, जस्ट हमने ऊपर देखा। छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ। ये जो छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ इसको क्या कहा जाता है, छोटे पत्थरों के प्रयोग से क्या किए गए, हथियार बनाए गए। छोटे पत्थरों के प्रयोग से हथियार बनाए गए छोटे छोटे, इनको क्या कहा जाता है, छोटे पत्थरों से बने हुए हथियारों को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म छोटा, और लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, तो सूक्ष्म पत्थरों के क्या बनाए गए, हथियार बनाए गए। ये क्या है, माइक्रोलिथिक कहलाते हैं। इनका साक्ष्य कहाँ से मिला हमको, आदमगढ़ होशंगाबाद से, भीमबेटका रायसेन से, बोधोर सीधी के पास एक जगह है वहाँ से मिला है, बागोर राजस्थान से मिला है, सराय नहर राय ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको आदमगढ़, भीमबेटका, बोधोर याद रखना है, जो आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब आदमगढ़ जो है उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोलिथिक क्या होता है, छोटे सूक्ष्म पत्थरों से बनाए हुए हथियार होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या प्राप्त हुए हैं आपको, हथियार प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसको आदमगढ़ को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री का केंद्र कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा पशुपालन किया था, तो कौन सा पशु पाला गया, कुत्ता। सर्वाधिक जो पालतू पशु यहाँ पे पाला गया वो क्या था आपका, कुत्ता था। मानव ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले आपको, सराय नहर यूपी से मिले हैं। हमने क्या देखा कि मानव ने क्या किया, नदी के किनारे अपना क्या किया, एक तरीके से आवास बनाया। ठीक है, तो जो नदी के किनारे उसने अपना आवास बनाया, निवास चालू किया, तो वहाँ पे उसने एक परमानेंट रेसिडेंस बना के रहना चालू किया। भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं वहाँ पे भी क्या है, वो भी मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, हम भीमबेटका में क्या पाते हैं, सामान्य तौर पे देखने को मिलता है वहाँ पे शैल चित्र। शैल चित्र क्या होता है, गुफाओं में, शैल मतलब गुफा, गुफाओं में बनाए हुए चित्र। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण हमने अभी डिस्कस किया। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड आपका वो है 7,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के मध्य का टाइम पीरियड, जहाँ पे मनुष्य स्थायी जीवन प्रारंभ कर चुका था। मनुष्य स्थायी जीवन प्रारंभ कर चुका था। इस टाइम पीरियड में नवपाषाण काल में जो आपको चीज़ें याद रखनी है अपने एग्जाम के बेस उसमें से पर्सपेक्टिव से, वो क्या है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का प्रयोग हुआ, कृषि का प्रयोग यहाँ पे बात की जा रही है, कृषि के प्रथम व्यवहारिक प्रयोग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कृषि चालू हो गई। दूसरा, यहाँ पे शस्त्र कैसे थे, तो पाषाण काल से छोटे, मध्य पूरा पाषाण काल से क्या थे, बड़े शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जो आपका पूरा पाषाण काल है उस समय बहुत बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। जो आपका मध्य पाषाण काल है उसमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म पत्थरों के हथियार बनाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोलिथिक बोलते थे। इसमें क्या हुआ, पूरा पाषाण काल से छोटे और मध्य पाषाण काल से बड़े पत्थरों का औजार के रूप में प्रयोग किया गया। इनको क्या बोला गया, यहाँ पे जो उपकरण बनाए गए उनको नियोलिथिक बोला गया। क्या बोला गया, नियोलिथिक। नियो मतलब क्या होता है, नव, और लिथिक मतलब क्या होता है, पाषाण, तो नव पाषाण। ठीक है, नव पाषाण काल में जो हथियार बने उनको क्या बोला गया, नियोलिथिक बोला गया। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। आपको एकदम अच्छे से इसको रट्टा मार के रखना है। ठीक है, कहाँ से साक्ष्य मिले हैं आपके, मेहरगढ़ यूपी से साक्ष्य मिले हैं आपके, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ठीक है, बाकी कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं, तो आपके भीमबेटका से साक्ष्य मिले हैं। देखो भीमबेटका आपका पूरा पाषाण काल में भी देखने को मिलेगा, मध्य पाषाण काल में भी देखने को मिलेगा, नवपाषाण काल में भी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है,
तो वहाँ पे लंबे समय तक मानवों ने निवास किया है। और वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो पेंटिंग्स एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, ठीक है, और उन सभी का टाइम पीरियड पेंटिंग्स का अलग अलग है, ठीक है। तो ये भीमबेटका रायसेन हो गया आपका। इसके अलावा हटा है दमोह में, वहाँ से संग्रामपुर घाटी भी दमोह में है आपके, संग्रामपुर घाटी भी आपके दमोह में है। और मनभावन टेकरी, नेवली गुफा, श्यामला हिल्स, ये सब कहाँ हैं? भोपाल में है। मनभावन टेकरी में क्या है? जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ से भी मिला आपका। नेवली गुफा और श्यामला हिल्स से भी आपके थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं आपके नवपाषाण काल के भोपाल में। तो ये क्या था दोस्तों? आपका नवपाषाण काल था। अब यहाँ से जो हम चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी स्थल हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का। इसमें सबसे पहला आता है आपका हथनौरा। क्या है? हथनौरा। इसमें क्या है? सीहोर में स्थित है। हथनौरा कहाँ है? आपके सीहोर में स्थित है। पूरा पाषाणकालीन क्या है? स्थल है। किस प्रकार का स्थल है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। जितने शब्द लिखे आपको सब याद रखने हैं। मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ये जो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई, इसको क्या नाम दिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है नर्मदा मानव। क्या नाम दिया गया उसको? नर्मदा मानव का नाम दिया गया। ये मानव की खोपड़ी वहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है, नर्मदा मानव नाम दिया गया है। साथ ही यहाँ से विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है आपको? विलुप्त हाथी के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। अब आता है कि यहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया? तो अरुण सोनकिया जी द्वारा 1982 में यहाँ पे क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया था, अरुण सोनकिया जी द्वारा, जिनका हाल ही में 2018 में क्या हो गया है? देहांत हो गया है, ठीक है, निधन हो गया है। हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव कपाल के अवशेष खोजे गए थे। ये चीज़ की हम बात कर रहे हैं आपका नर्मदा मानव की, वो है, ठीक है। ये क्या है? नर्मदा के तट पर स्थित है हथनौरा आपका, ठीक है। तो ये आपका हथनौरा है, सीहोर में स्थित। अगला जो साइट है आपका वो है आदमगढ़। आदमगढ़ एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जो कि एक प्रकार का क्या है? शैलाश्रय है। आदमगढ़ में क्या है? सिर्फ गुफाएं हैं। इन गुफाओं में क्या होता था? मानवों का निवास होता था। आरबी जोशी ने यहाँ पे क्या किया? उत्खनन किया और लगभग 25,000 लघु पाषाणकालीन उपकरण उन्होंने क्या किए? यहाँ से प्राप्त किए थे। 25,000। हमने ऊपर पढ़ के आए थे कि आदमगढ़ को क्या कहते हैं हम? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहते हैं। मतलब सूक्ष्म उपकरण, पत्थर के सूक्ष्म उपकरणों की एक तरीके क्या हो गई? ये फैक्ट्री हो गई। ऐसा क्यों बोले हमने फैक्ट्री? क्योंकि यहाँ से लगभग 25,000 उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक है। किनको? आरबी जोशी को। तो ये क्या हो गया? आपका फैक्ट्री हो गया। फिर कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य पूरी दुनिया में, वो तो कहाँ से मिला है आपको? मेहरगढ़ से मिला है, हमने ऊपर पढ़ा था। हमारे प्रदेश में कहाँ से मिलेगा आपको? आदमगढ़ से मिलेगा, ठीक है। तो ये आदमगढ़ में शैलाश्रयों में इस प्रकार की आपकी क्या है? पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आदमगढ़ के शैलाश्रयों में इस प्रकार की पेंटिंग्स बनी हुई। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? एक तरीके से वो लोगों को शिकार करते दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं भीमबेटका में। रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाणकाल एवं नवपाषाणकालीन क्या है आपका? ये स्थल है। मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन क्या है? ये आपका स्थल है, ठीक है। जिसकी खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1957-58 में की थी। 1957-58 में। बाद में क्या हुआ? इसको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया? शामिल किया गया था, ठीक है। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। यहाँ पे पांडवकालीन गुफा एवं भित्ति चित्र के अनुपम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? यहाँ से पांडवकालीन गुफा और भित्ति चित्र के अनुपम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो स्थल आता है आपका वो है चौथा कसरावद। कसरावद कहाँ है? आपके खरगोन में है। खरगोन को ही क्या बोलते हैं आप? पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, जो कि नर्मदा के तट पर अवस्थित है। अगला स्थल है आपका पंचमढ़ी।
यहाँ पे दो प्रसिद्ध शैलाश्रय हैं पचमढ़ी में। आपके दो प्रसिद्ध शैलाश्रय हैं, वो क्या हैं? जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप। जम्बू द्वीप, डोरोथी द्वीप, ठीक है। फिर आता है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ क्या है आपका? मंदसौर जिले में अवस्थित है, मंदसौर जिले में अवस्थित है। फिर है पवाया। पवाया का पुराना नाम क्या है? पद्मावती, जो कि ग्वालियर से 40 मील दूर है, सिंधु एवं पार्वती नदी के संगम पर अवस्थित है। इन सबको आपको याद रखना है, कौन सा कहाँ है, और अगर उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो याद रखना है। फिर है आपका खलघाट। खलघाट आपके धार में है, पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित यहाँ पे क्या है? वस्तुएं मिली हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायियों की यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। फिर आपका भरहुत जो सतना में है, शुंगकालीन स्तूप के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भरहुत आप कहाँ है? आपके सतना में है, शुंगकालीन स्तूपों के लिए क्या है? जाना जाता है। फिर आता है आपका भूमरा। भूमरा भी क्या है? सतना में है, जहाँ पे गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके यहाँ पे पुराने प्रागैतिहासिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर आपका त्योंथर। त्योंथर रीवा में है, जहाँ से बौद्धकालीन क्या है? अवशेष के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, त्योंथर से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य स्थल भी हैं। उन अन्य स्थलों में पहला क्या था आपका? पीतनगर खरगोन में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। पीतनगर खरगोन में है, नीनौर आपके सीहोर में है, तालोद उज्जैन में है, पिपरिया सतना में है, ठीक है। ये होशंगाबाद वाला पिपरिया नहीं है आपका। फिर बिलावली देवास में है, मामोरी मोड़ी मंदसौर में है, जुनायरबास उज्जैन में है, डांगवाला उज्जैन में, जटकारा छतरपुर में, और आवरा आपका कहाँ है? मंदसौर में, ठीक है। तो यहाँ से आपको डांगवाला और आवरा याद रखना है। ये क्या था? पूरा आपका प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल को। आगे चलते हैं, अब देखते हैं किस चीज़ को? ताम्रपाषाण काल को। हमारा पाषाण काल हो गया, ठीक है। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक में पाषाण काल जो था उसको हमने देख लिया, उसके पूरे स्थल देख लिए। अब आता है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण नाम से पता चल रहा है, तांबा और पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इन चीज़ों का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता क्या थी? एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद जो आएगी कांस्ययुगीन सभ्यता, वो क्या रहेगी? शहरी सभ्यता रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी बोलते हैं। पर सिंधु घाटी के पहले जो थी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, उस कैसी प्रकार की सभ्यता थी? आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, जिसका समय काल 2000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का है। यहाँ औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख स्थल क्या हैं? तो पहला है आपका नावदा टोली। नावदा टोली एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि नर्मदा घाटी माहेश्वर क्या है? खरगोन में अवस्थित है। आपके खरगोन में अवस्थित है नावदा टोली, नर्मदा घाटी किनारे, जो कि मालवा संस्कृति का क्या है? प्रमुख केंद्र है। मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जिसकी खुदाई किसने की थी? उत्खनन कार्य HD सांकलिया के द्वारा किया गया था, जहाँ से मृदभांड के आपके साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे आता है दूसरा स्थल आपका कायथा, जो कि उज्जैन में है, ठीक है। कायथा आपका अभी वर्तमान में बात करें तो एक तरीके से जिले के रूप में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये उज्जैन में है। ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति का स्थल है, चूंकि मालवा में है इसलिए। उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के किनारे है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ है ये? काली सिंध के किनारे। नावदा टोली आपका नर्मदा के किनारे है, ठीक है। 1964 में यहाँ पे वाकाणकर जी के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन कार्य किया गया था। 57-58 में वाकाणकर जी ने कहाँ उत्खनन कार्य किया था? आपके भीमबेटका में। और वाकाणकर जी द्वारा यहाँ पर 64 में क्या किया? उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से भूरे रंग के क्या मिले हैं? आपको मृदभांड मिले हैं। मृद मतलब क्या होता है? मिट्टी, और एक मृदभांड एक साथ बोलते हैं तो क्या होता है? मिट्टी के एक तरीके से बर्तन मिले हैं, ठीक है, जो किस रंग के थे? ब्राउन रंग के। अगला स्थल है आपका आवरा, मंदसौर में, ठीक है, जो कि ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति का ही क्या है? इस स्थल है। ये चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। किसके? चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। रोमन व्यापार के यहाँ पे क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी? उत्खनन किसने किया था? तो HV त्रिवेदी जी ने किया था, ठीक है, HV त्रिवेदी जी ने। अगला आपका एरण। एरण में क्या है?
तो ये ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का ही स्थल है जो कि सागर में स्थित है। आप पहले से एरन के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो कृष्णदत्त बाजपेयी ने। यहाँ पे जो चीज़ आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें क्या है, स्थल के नाम के साथ क्या याद रखना है आपको? खोजकर्ता का नाम, जगह का नाम, किस जिले में है, और कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो याद रखना है। जैसे एरन में क्या है आपका? सती प्रथा का साक्ष्य है। फिर आता है नागदा। तो नागदा में क्या है आपका? उज्जैन, जो कि उज्जैन में है, चंबल नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसको याद रखना है। फिर है आपका खेड़ी नामा, होशंगाबाद में है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता के लिए क्या है? जाना जाता है। फिर आपका बेसनगर, विदिशा शहर का पुराना नाम है। यहाँ से भी क्या मिले हैं? ताम्रपाषाण सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। फिर आपका डांगवाला। डांगवाला कहाँ? आपके उज्जैन में स्थित है, जो कि लाल काले मृतभांड, तांबे एवं पत्थर की मूर्तियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये क्या था? पूरा आपका ताम्रपाषाण स्थल थे, ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे। अब ताम्रपाषाण काल स्थलों के बाद हमारा है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। तो कौन सी संस्कृति किस जगह पे विकसित हुई और किस नदी के किनारे विकसित हुई, इसको देखते हैं। पहला है आपका आहड़ या बनास संस्कृति। नाम से ही पता चल रहा है बनास नदी के किनारे विकसित हुई होगी, और बनास नदी आपके राजस्थान में है। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति कहाँ की हो गई? आपके राजस्थान की। फिर है मालवा संस्कृति। नाम से ही पता चल रहा होगा ये मालवा में है, मध्य प्रदेश में है, तो नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई होगी। जोरवे संस्कृति आपके महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। ठीक है, जोरवे संस्कृति आपके महाराष्ट्र में विकसित हुई। झूकर संस्कृति आपके पाकिस्तान में विकसित हुई थी। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में झूकर संस्कृति आपके पाकिस्तान में विकसित हुई, और प्रभास संस्कृति आपके गुजरात के तटीय क्षेत्रों में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो ये पूरी क्या थी? आपकी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी। अगला जो है आपका वो है कांस्य युगीन काल या हड़प्पा सभ्यता का काल। ठीक है, आपने पहले क्या देखा? पाषाण काल देखा, फिर आपने ताम्रपाषाण काल देखा, अब आता है आपका कांस्य युगीन काल। अब देखो, कांस्य युगीन काल का मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांस्य युगीन संबंधित जितने भी स्थल हैं उनमें से कोई भी स्थल, हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने भी स्थल, उनमें से कोई भी स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए इस चीज़ का, इस कालखंड का मध्य प्रदेश से कोई खास संबंध नहीं है। तो ये क्या था पूरा दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरा बेसिक था, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक इतिहास काल को देखा। अगले वीडियो में इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।